हेलो एवरीवन। केम विज्ञान पे आपका स्वागत है। थर्मोडायनेमिक्स की नेक्स्ट सीरीज में हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इससे पहले का पूरा जो सिलेबस था थर्मोडायनेमिक्स का वो हमने कर लिया था। ये जो सिलेबस है मेनली यूजी और पीजी लेवल का है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम जैसे जैम और एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम लाइक सीयू सीईटी, इन सब में भी ये कारगर होगा ये सीरीज। बेसिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो बेसिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? हम सिंपली कह सकते हैं कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है। फर्स्ट एमिल ड्यू चैटलेट ने इस लॉ को दिया था, लेकिन उस टाइम पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फोर्स में नहीं आया था। ये अप्रोक्सीमेटली 1850s की बात है। और बाद में ये लॉ करीब करीब फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है 1847 में हेल्महोल्ट्ज ने दिया था। और इसके पहले भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने दिया था, लेकिन पूर्ण रूपेण ये लॉ 19th सेंचुरी में फोर्स में आता है, जब हम कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर आइंस्टीन के इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट लॉ के रिगार्डिंग वेरियस स्टेटमेंट दिए गए, और इस स्टेटमेंट में देखते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट है। पहला तो बेसिक ही है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये हमने बात कर ली थी। सेकंड है कि टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो, अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो सिस्टम अगर आइसोलेटेड है तो ना तो इधर से हीट और मास का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है। सिंपली कह लेते हैं कि एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा और मास का एक्सचेंज नहीं होगा। इस केस में क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं कि अगर इसके अंदर कुछ भी रिएक्शन वगैरह अगर हो रही है तो इसकी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि बाहर से कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट था व्हेन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी disappeared देन सेम अमाउंट ऑफ डिफरेंट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। अब किसी भी सिस्टम की बात कर लें या फिर कहीं पे किसी एनर्जी का कोई लॉस हो रहा है। ठीक है। अगर एक फार्म में वन फार्म में लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली अदर फार्म में क्या होगा? गेन होगा। ठीक है। अदर फार्म में गेन ऑफ एनर्जी होगा। मतलब सेम कंजर्वेशन की बात है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैन बी डन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 में बात करते हैं इंपॉर्टेंट टू कंस्ट्रक्ट ए परट्यूचुअल मोशन मशीन। अब देखो पॉइंट 4 क्या कह रहा है कि जो हेल्महोल्ट्ज ने बताया, हेल्महोल्ट्ज ने ये कहा कि हम अगर कोई भी मशीन बनाएं, ठीक है, सपोज ये कोई मशीन है जैसे हैंड पंप या कुछ भी हो, को सॉरी, हैंड पंप नहीं, हैंड पंप तो मैकेनिकल हो गया ना, हम खुद हाथों से चलाते हैं, इसीलिए उसमें नाम ही है हैंड। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, सॉरी इसके लिए। कोई अदर मशीन हम कंसिडर कर लेते हैं जैसे फ्रिज हुई कुछ भी। उन्होंने कहा कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू इम्पॉर्टेंट टू कंस्ट्रक्ट ए, वन सेकेंड, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉसिबल, दिस इज रॉन्ग, it should be impossible. Let us correct it. It is impossible to construct a perpetual motion machine which works continuously without consuming energy. तो अगर हम ये कह सकते हैं कि हम कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो बिना एनर्जी कंज्यूम किए सतत मोशन करती रहे। सतत का मतलब लगातार मोशन करती रहे या काम करती रहे। ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। This is the statement of Helmholtz and given in 1847.
ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, इम्पॉसिबल होना चाहिए ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखो ये तो सब 18th सेंचुरी की बात थी। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 1905, आइंस्टीन केम इन फोर्स और describe their energy mass equation, but that is the E equals to mc स्क्वायर। तो आइंस्टीन ने एनर्जी और मास के रिलेशन को देते हुए कहा कि जो मास है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ जो मास होगा वो कितना एनर्जी देगा, उन्होंने रिलेट किया था एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ए सर्टेन मास m विल बी इक्वल टू द मास इनटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो E इक्वल टू mc स्क्वायर का उन्होंने ये फार्मूला दिया था। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा चेंजेज होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा चेंज होगा। होगा क्या कि एनर्जी और मास, या फिर मास क्या है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज मॉडिफाइड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन मास। तो इनिशियली जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हम बात कर रहे थे, हम ये कह सकते हैं कि सिंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, हाउ मच एनर्जी वी कैन गेन डिपेंड ऑन द मास, that in that case the law of conservation of energy and mass करेक्शन हो गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम फिर से डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी के साथ साथ मास भी जोड़ दिए, लेकिन इनिशियली द लॉ वाज गिवन बेस्ड ऑन द एनर्जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर सिंपली एनर्जी भी लिख देता है तो वो भी सही है, मास भी लिख देता है तो वो भी सही है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो डजंट मीन, अगर कहीं कहीं आप पढ़ते हो कि एनर्जी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड है, वो भी सही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास वो भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिकल बैकग्राउंड ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली बेस्ड है कि अगर हम कोई वर्क करते हैं सिस्टम पे, सपोज ये हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम पे हम कोई भी वर्क करते हैं, जैसे हम वर्क करें तो हमने आपको साइन कन्वेंशन में बता रखा है कि अगर हम सिस्टम पे वर्क करते हैं तो ये पॉजिटिव होगा। दूसरा, अब इस सिस्टम को अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव होगा। तो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट को लेके है कि अगर हम इस सिस्टम पे वर्क करें या इसको हीट सप्लाई करें तो होगा क्या कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी है ना, ये इंक्रीज होगी। बात समझे? तो कितना इंक्रीज होगी या इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस का डब्ल्यू। दिस इज द बेसिक इक्वेशन और मैथमेटिकल बैकग्राउंड ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अब देखो सेम अगर हम यहाँ पे सिस्टम से वर्क लेते हैं तो डब्ल्यू माइनस हो जाएगा, सिस्टम से अगर हीट लें तो क्यू माइनस हो जाएगा। तो आगे हम ये देखेंगे कि डेल्टा यू इक्वल्स टू प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू प्लस माइनस डब्ल्यू दोनों पॉसिबल हैं। ठीक है, बेसिकली कंफ्यूजन ये होता है कि डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू कहाँ से आ गया। तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बेसिकली प्लस ही है और ये साइन कन्वेंशन को यूज कर रहा है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो डब्ल्यू माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों फार्मूले सही है। हमें साइन कन्वेंशन का बहुत ही ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। देखो अगर वो बहुत स्मॉल चेंज की बात करें, अगर कहीं पे बहुत ही कम चेंज हो रहा है तो हम स्टेट फंक्शन है यू, इंटरनल एनर्जी हम पढ़ चुके हैं और हमने बताया कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। और अगर स्टेट फंक्शन है तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा। तो हम डेल्टा यू निकालते हैं और इसका हम कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसमें जो चेंज दिखाएंगे वो स्मॉल डी से दिखाएंगे, या डेल बोल लो, डी डी सॉरी डी। और क्यू और हीट, ये दोनों को हमने कहा कि दीज टू आर पाथ फंक्शन। इस केस में हम क्या कहेंगे कि हम इसका डेल निकालते हैं, डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब देखो कहीं पे डी डब्ल्यू लिखा है तो ये टेक्निकली रॉन्ग है, लेकिन हम मैथ के नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं कि डेल को डी लिख देते हैं। तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप, हमेशा जो वर्क है अगर उसके लिए पाथ डिफाइंड नहीं है, जैसे आइसोथर्मल एटसेट्रा वगैरह,
तो हम उसमें डेल ही लिखेंगे, डेल ही एग्जैक्ट वर्ड है, ठीक है। ये हमने बात की थी एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल में, और स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में भी। नेक्स्ट, considering the mechanical work W equals to minus का PdV, then in that case du will be dq minus का PdV। कुछ नहीं करना, W के जगह माइनस PdV रख दिया हमने। if system do some work after absorbing some amount of heat, अगर सिस्टम कोई काम कर रहा है और वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, अब देखो सिस्टम वर्क कर रहा है तो माइनस का डब्ल्यू, एब्जॉर्ब कर रहा है हीट तो प्लस का क्यू। तो इस केस में डी यू क्या हो जाएगा, डेल क्यू माइनस का डेल डब्ल्यू, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड है, सॉरी सेकंड है, ये दोनों ट्रू हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन, जैसा कि बोला जाए उस हिसाब से हम ये समझ लेंगे कि किस केस में प्लस रखना है, किस केस में माइनस रखना है। इसको अगर हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं जहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्लस कब रखना है और माइनस कब रखना है। देखो, पहला बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इन आइसोथर्मल कंडीशन हीट गिवन टू एन आइडियल गैस इज यूज टू, अगर हम किसी आइडियल गैस को हीट देते हैं तो वो क्या करेगी, टम इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, नन, या डू एक्सटर्नल वर्क। क्या हो सकता है बेसिकली, अगर आपको थोड़ी भी इशू हो तो आप हमेशा क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। जैसे यहाँ लिखा है आइसोथर्मल, देखो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्लियर। बट यहाँ पे आइसोथर्मल वर्ड जोड़ दिया तो टी इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट, तो डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यू क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जीरो। अब यहाँ पे पुट कर दो अपने जो फर्स्ट लॉ के फार्मूले हैं, फर्स्ट लॉ का जो फार्मूला है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस का डब्लू, यहाँ पे हम डेल्टा यू को जीरो रख दी, क्यू प्लस का डब्लू, साइड चेंज कर दो डब्लू का, तो क्यू इक्वल्स टू माइनस का डब्लू। इसका मतलब अब ये माइनस का डब्लू क्या दर्शाता है कि सिस्टम वर्क कर रहा है, तो सिस्टम डू वर्क या डू एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, ये कह सकते हैं, ये ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट, calculate the amount of work done if 100 joule is supplies to the gaseous system whose internal energy is 60 joule। amount of work done given है 100 joule and supplies to gaseous system whose internal energy is 60, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बेसिक फार्मूला क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस का डब्ल्यू। अब पूछ रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, डब्ल्यू आपसे पूछ रहा है और इतने जूल जो है हीट सप्लाई की गई है, ठीक है। तो बेसिक फार्मूला ये है, डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू को इस साइड कर लो और इसको इस साइड भेज लो, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वस टू डेल्टा यू माइनस का क्यू, डेल्टा यू कितना है 60, हीट कितनी सप्लाई की गई, देखो हीट अगर सप्लाई की जाएगी तो प्लस होगा, लेकिन फार्मूले में माइनस है तो हम यहाँ माइनस रखेंगे क्योंकि प्लस यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है। माइनस प्लस का 100 जूल अगर लिखते हो तो कोई चेंज नहीं है, तो अब 100 लिख दो डायरेक्ट। आप साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए, और जब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 40 जूल। माइनस का 40 जूल क्या बताता है कि सिस्टम इज डूइंग वर्क, ठीक है, वर्क इज डन बाय सिस्टम। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। इस केस में देखो चार ऑप्शन और बनाए जा सकते थे, ठीक है। एक ऑप्शन ये हो सकता है सिस्टम वर्क इज डन ऑन सिस्टम, ये भी हो सकता है, सिंपली आपको प्लस माइनस बस चेक करना होगा यहाँ पे। दूसरा, बी ऑप्शन, वर्क इज डन बाय सिस्टम, डन बाय सिस्टम बोथ,
या फिर नन। इस तरीके से करके 4 ऑप्शन और बनाया जा सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, बोल रहा है इन एडियाबैटिक प्रोसेस change in internal energy for 2 mole of gas is 100 kilojoule, work done for that process is। अब देखो यहाँ पे इसने बोल दिया एडियाबैटिक प्रोसेस, तो थोड़ा सा हमने प्रोसेस नहीं पढ़ाया है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ा देंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें डी क्यू जीरो हो या क्यू कांस्टेंट हो। ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा कि जो वर्क डन है, वर्क डन ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस का डी डब्ल्यू। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डी क्यू क्या है हमारा, जीरो है, तो डब्ल्यू ही क्या आ जाएगा, डी यू के बराबर। मीन्स जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वही वर्क डन के बराबर होगी। तो ये आ गई 100 किलो जूल। वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसेस के बारे में पढ़ाएंगे, वहां से आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोसेस किस प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द हीट एक्सचेंज व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम इज 100 कैलोरी एंड चेंज इन इट्स इनिशियल सॉरी इंटरनल एनर्जी इज 10 कैलोरी। ठीक है। अब देखो 10 कैलोरी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, तो डेल्टा यू इक्वल टू 10 कैलोरी दे रखा है। और हीट एक्सचेंज व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम बोला है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए W माइनस हो जाएगा। और जब वर्क डन बाय द सिस्टम है ना, तो W माइनस का 10 कैलोरी आपको लेना है। और पूछ रहा है हीट एक्सचेंज। ठीक है, कितना हीट एक्सचेंज करेगा, सॉल्व करते हैं। देखो वर्क डन बाय द सिस्टम लिखा है, इसको निगेटिव ले लिया। 100 किलो, सॉरी ये 100 था, करेक्ट कर लेंगे, ये 100 किलो कैलोरी था। ठीक है। तो इसे 100 कैलोरी ले लिया, किलो कैलोरी नहीं है, कैलोरी। एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी 10। बेसिक फार्मूला लगाओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू या फिर क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ से आपको निकालना है क्यू, तो क्यू इक्वल टू डी यू माइनस का डब्ल्यू, इसको इधर चेंज कर देंगे। यहाँ डेल्टा यू डब्ल्यू, देखो ये फार्मूले में आ गया है बाय डिफॉल्ट, हम इसको बाय डिफॉल्ट रखेंगे। डब्ल्यू हमारा माइनस का है 100 कैलोरी, तो आप क्या करेंगे, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हो जाएगा। तो 10 प्लस 100 इक्वल्स टू 110 कैलोरी। तो थोड़ा सा इस लेक्चर में हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, उसका स्टेटमेंट देखा, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देखा, और कुछ क्वेश्चंस भी देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं प्रोसेसेस के बारे में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।